नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का शोर अब हर तरफ सुनाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि कई चीज़ें हैं जो अंदर अंदर चल रही हैं, यानी कि गुरु हलचल तेज है। और आपको हम ये भी बता दें कि कहा तो ये भी जा रहा है कि नितिन नवीन की गद्दी पर बीजेपी के गढ़ पर नजर गड़ाए हुआ है जेडीयू। और चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि इस बार बांकीपुर में बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू का उम्मीदवार हो सकता है। तो ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है और इस खबर में कितनी सच्चाई है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको डिकोड करके बताएंगे कि आखिर आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राम बंधु जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार आपको। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो बिना देरी के राम जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई है। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कुछ दम है, कुछ सच्चाई है? बिल्कुल, इसमें दम है और बीजेपी सत्ते में है। बीजेपी के अंदर सत्ते में जी, है। बीजेपी के अंदर खाने में सनसनी है। खासकर अगर आप प्रदेश इकाई की बात करें तो वहाँ के नेता ये कभी अपेक्षा नहीं किए थे कि जदयू की ओर से ऐसा कोई डिमांड हो सकता है। खासकर तब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हैं, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, तो प्रायः ये लोग मानता है कि जो जदयू है वो बीजेपी के अनुगामी के रूप में काम करेगा। यानी कि एनडीए में जदयू की वही स्थिति हो जाएगी जो कि महागठबंधन में कांग्रेस की रहती है। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं जी, एक तो नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हैं, बिहार में सक्रिय हैं, हमेशा घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जो जदयू की जो डिमांड है वो डिमांड भी अपने आप में बीजेपी के लिए परेशानी कायम करने वाली है। जैसा कि अभी आपने कहा, बांकीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है, इस सीट पे जदयू ने अपनी दावेदारी पेश की है और पेश करते हुए जदयू ने कई तर्क दिया है। देखिए, 2000 तर्क भी दिया है जेडीयू ने। क्या क्या तर्क दिया है उनका? तफसील से बताइए। देखिए, उनका तर्क यही है कि पटना शहर में जो विधानसभा सीट हैं उसमें उन्हें बीजेपी के बराबर हिस्सेदारी चाहिए। अभी पटना शहर में ज़्यादातर जो सीटें, जो शहरी सीटें हैं, ग्रामीण नहीं, शहरी सीटों में केवल एक फुलवारी को छोड़ के जदयू के पास कहीं नहीं है। जिसके विधायक हैं श्याम रजक जी, जो श्याम रजक जी हैं। अब देखिए, जब 2006 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद पहली बार जब 2008 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ। 2010 में जब चुनाव हुआ था तो दीघा का जो सीट था वो जदयू को मिला था और उसी वक्त जदयू ने बांकीपुर में भी अपने दावेदारी की थी। नितिन नवीन के पिताजी का जब निधन हुआ था तो 2006 में बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ नितिन नवीन विधायक बने थे। उसके बाद 2010 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया, लेकिन उस वक्त जदयू ये चाहती थी कि बांकीपुर और दीघा दोनों सीटें जदयू को मिली जी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और 2010 में एनडीए के साथी नीतीश कुमार थे और इलेक्शन हुआ 2010 में, दीघा जदयू को मिला। 2005 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तो वहाँ पे भी जो दीघा का जो सीट था उस पर जदयू चुनाव लड़ी और हार गई, बीजेपी के संजीव चौरसिया जीत गए। जब 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर जदयू का डिमांड था, लेकिन वो जो सीट था वो बीजेपी के पास ही रह गया। बीजेपी वो सीट, दीघा का सीट, जदयू को लौटाई नहीं और इधर बांकीपुर का सीट फिर नितिन नवीन के पास ही आ गया। तो अब 2025 में भी जब चुनाव होना था उस वक्त भी दीघा को लेकर के जदयू ने अपनी दावेदारी की थी और लेकिन वहाँ से संजू चौरसिया को टिकट मिला, वो जीत भी गए। अब जब बाई इलेक्शन होने वाला है तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पे जदयू ने दावा किया है कि कहाँ तो तय था कि हमें 2 शहरी सीटें मिलेंगी, लेकिन एक जो मिली जदयू वो भी एक दफ़ा मिली और फिर छीन ली गई। अब जब यहाँ उपचुनाव होने वाला है, नितिन नवीन जब खुद नहीं है, खुद रहते तो एक अलग बता, जब खुद नहीं है तो ये सीट हमको दे दीजिए। तो यही जो आंकड़ा है, यही जो तर्क है, इसके आधार पे जदयू के बड़े नेता, जदयू के कद्दावर नेता के द्वारा कहा गया है बीजेपी को कि बांकीपुर सीट को जदयू पे देने पे विचार किया जाए। और
इसमें यानी कि जेडीयू खेल करने की तैयारी में है राम जी। जी बिल्कुल, देखिए इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए बिहार में राजनीति। ऐसा माना जाता था, बहुत ऐसे नैरेटिव है मीडिया में कि जदयू के अंदर बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं जो हैंडल करते हैं, लेकिन जदयू के अंदर एक बड़ा ग्रुप है जो इस बात से उसको चिढ़ भी है कि हमारे सारे निर्णयों में बीजेपी की कैसी चलती है। तो वो उस चीर के कारण भी अपने दावेदारी रखी हुई है और इस बात को निशांत कुमार तक और नीतीश कुमार तक कहा भी गया है। और उन लोगों के संज्ञान में ये बात देने के बाद जदयू के नेताओं ने बीजेपी के पास ये प्रस्ताव भेजा है कि बांकीपुर सीट का जो उपचुनाव है वो जदयू को दिया जाए। अब बीजेपी इसे स्वीकार करती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं चीज़ों को, आप समझ रहे हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, 40 सालों से यहाँ पर एनडीए ही जीतती आई है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, ऐसी ख्वाहिश जेडीयू की स्वीकार करेगा क्या बीजेपी? देखिए, बीजेपी का गढ़ तो है, गढ़ आप इसलिए कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी जीतती रही है, लेकिन अगर आप जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ कायस्थ बहुल हैं, उनके बाद वैश्य समाज है और वैश्य समाज पे इस वक्त जदयू की भी दावेदारी चल रही है। खासकर तब जब आनंद मोहन का प्रकरण आता है। आनंद मोहन जिस तरीके से हमलावर हैं जदयू पे, वो क्यों हैं? वो शिवघर के जो विधायक हैं श्वेता गुप्ता, इनको टिकट मिलने और उनको मंत्री बनने को लेकर के हमलावर हैं। उनकी जगह चेतनानंद को मिल जाता तो ऐसे नहीं, ये बात नहीं बोलते। तो श्वेता गुप्ता पे जिस तरीके से हमलावर हैं या श्वेता गुप्ता के कारण जिस तरीके से जदयू पे हमलावर हैं, उसको लेकर के वैश्य समाज में जदयू के प्रति एक एकजुटता बन रही है। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं, उसके कारण राजपूत समाज का समीकरण चाहे जहाँ भी जाए, लेकिन वैश्य समाज जो है वो जदयू के प्रति एकजुट हो रहा है और जदयू मान रही है कि एकजुट हो चुका है। मतलब आज के समय में खासकर आनंद मोहन के प्रकरण के बाद वैश्य समाज को लेकर के जदयू में एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस जग चुका है और बांकीपुर सीट में जो वैश्य समाज है, बिना इनके केवल कायस्थ या अन्य जातिगत समीकरण के आधार पर जीतना बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि कायस्थ समाज इतना, उनकी जनसंख्या इतनी है कि वो अकेले उस दम पे जीत जाएं। वहाँ पे जो यादव समाज है, जब परिसीमन हुआ था 2008 में, तो दिग्घा का यादव बहुल कुछ इलाका काट करके मिलाया गया था बांकीपुर में और बांकीपुर क्षेत्र का कुछ कायस्थ बहुल इलाका बगल में कुम्हरार में मिलाया गया था। तो लिहाजा बांकीपुर में यादव मतदाता भी हैं और अच्छे खासी संख्या में हैं। जी, तो यादव भी हैं, कायस्थ तो हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ 16% मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। 16% जी, 16% मुस्लिम समाज के भी लोग यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से जो जातिगत जो है, एक एनडीए कैंडिडेट के रूप में नितिन नवीन रहते हैं, जीतते हैं। हालांकि 2015 में जब जदयू बीजेपी के खिलाफ थी, आरजेडी के साथ थी, तब भी यहाँ से बीजेपी जीत गई थी। तो उसका कारण था कि वैश्य समाज का जो वोट बैंक था वो बीजेपी के पास गया। कायस्थ वैश्य हो गए और कायस्थ गैर कायस्थ जो सामान्य जातियां हैं वो आ जाती हैं बीजेपी के जीतने में, कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन इस बार वैश्य समाज को लेकर के कॉन्फिडेंस जगा है और इस वक्त कहीं ऐसा तो नहीं है ना राम जी के जेडीयू ने उम्मीदवार का नाम सोच रखा है और यही कारण है कि नितिन नवीन की गद्दी पर बीजेपी के गढ़ में नजर गड़ाए बैठा है जेडीयू? देखिए, जदयू उम्मीदवार का नाम भी सोच रखी है और सोच रखी जी है। और इस सीट पे वो लड़ना भी चाहती है प्रभावशाली तरीके से। अब बीजेपी दे न दे, या ये जो तनाव है, ये जो डिमांड है, ये तनाव में बढ़े या किस हद तक तनाव जाए, ये इसके लिए तो कई राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। तो परिणाम क्या होता है एक अलग विषय है, लेकिन इस पे अटेंशन है, इस पे अटेंशन है और उसका कारण भी है। देखिए, जो सीतामढ़ी में जो सुनील कुमार पिंटू थे, कभी वो जदयू के 2019 में जदयू के थे, बाद में वो बीजेपी के चले गए। बोरोड कैंडिडेट खुद को बोलते ही थे सुनील कुमार पिंटू। जी, और वो जदयू के होने के बाद चले गए बीजेपी में। लाचारी में वहाँ से देवेश ठाकुर को जदयू को खड़ा करना पड़ा। वहाँ जो वैश्य समाज की प्रभावशाली नेत्री हैं रितु जायसवाल, वो भी अब बीजेपी में चली गई। तो वैश्य का समीकरण बदल रहा है। यहाँ भी बांकीपुर के जरिए इसी समीकरण को जदयू साधना चाहती है कि वैश्य उम्मीदवार उतारे
और वो जदयू का कैंडिडेट हो और उनको वहाँ से टिकट दे, ताकि उसका एक फर्क पड़े। अगर बांकीपुर का जो सीट है वो दूसरे विधानसभा, यानी कि आप कह रहे हैं कि बांकीपुर में इस बार बीजेपी का नहीं जेडीयू का उम्मीदवार भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। इसको लेकर के खींचतान शुरू हो चुकी है। ये खींचतान शुरू हो गई है। देखिए, अगर आप दावेदारी करते हैं तो खींचतान ही है। मतलब जो सीट बीजेपी का है, जिस सीट का विधायक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है, जिस सीट पे बीजेपी आसानी से जीत गई है, उसको लेकर के अगर आप दावेदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं खींचतान को जन्म देते हैं। तो खींचतान तो है ही, किस स्तर तक जाता है एक अलग विषय है। दूसरी बात है कि जिन नेताओं ने दावेदारी की है वो अपने मन से दावेदारी नहीं की है, बल्कि वो निशांत कुमार को बता के किया गया है, नीतीश कुमार को संज्ञान में दे दिया गया है, इसके बाद वो दावेदारी हुई है। तो इसका मतलब है कि वो प्लान एक सोची समझी रणनीति के तहत है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता आए और अपने मन से कुछ बोल दे। और दूसरी बात है कि जो उनको तर्क दिए गए हैं, जिसमें दिग्घा का इतिहास, बांकीपुर का इतिहास, ये जो बताया गया है कि कैसे कैसे जदयू को मिलना था, उसमें दम है। जी हाँ, बिल्कुल दम है। तो हाँ, दम है, उनको मिलना भी चाहिए। तो यही कारण है कि, और दूसरी बात है कि बाई इलेक्शन है, अगर इस बार नहीं मिलेगा जदयू को तो कब मिलेगा? इस बार नहीं मिलेगा जब बीजेपी आएगी, जो भी कैंडिडेट का कैंडिडेट है अगर वो जीत जाती है तो फिर वो बना रहेगा। तो इस बार बीजेपी नहीं देगी तो उनको कभी नहीं देगी। तो यही वो मौका है, यही इकलौता मौका है जब नितिन नवीन स्वयं नहीं है, नहीं है। इसके बाद उनके पास मौका, यानी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेडीयू के लिए। लेकिन थोड़ा सा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप जानते हैं कि इस बार लड़ाई जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर मैदान में स्वयं कूद सकते हैं। क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं प्रशांत किशोर को लेकर के? देखिए, प्रशांत किशोर अगर स्वयं मैदान में आते हैं, अगर उम्मीदवार बनते हैं तो चुनौतियां तो होंगी। चुनौतियां दो तरीके से होंगी। एक तो नैरेटिव में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई जो उम्मीदवार हो या उनके खुद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बोल पाएंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का नैरेटिव चलेगा, जो वो मीडिया में जवाब सवाल पूछेंगे, हमलावर होंगे, इन लोगों को चुपचाप रह के ही काम करना पड़ेगा। एक तो कहीं ना कहीं से जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि एक फ्लोटिंग वोट बढ़ेगा। जो लोग बदलाव चाहते हैं, जो लोग ठहराव नहीं चाहते हैं, या जो लोग उत्साहित नहीं हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, वो वैकल्पिक तरीके से मतदान करते भी हैं। तो उन लोगों में भी एक उत्साह जगेगा। देखिए, एक बात तो सच है कि बांकीपुर से नितिन नवीन को जो उम्मीदवार, जो विधायक थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि बिहार में या खासकर बांकीपुर में कोई हर वर्ग में उत्साह है। कायस्थ समाज में उत्साह है और लाजमी भी है। उनका नेता एक बड़ा आदमी बन गया है, बड़े पद पे गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग उत्साहित हैं। उनके लिए मैटर नहीं करता है। तो और दूसरी बात ये है कि ऐसा माना भी जाता है, अगर आप देखेंगे कि कोई भी विधायक जब जिसका कद बहुत बड़ा हो जाता है, तो अगर उसके जगह पे कोई दूसरा आता भी है तो वो उतना काम नहीं कर पाता है, चूँकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे जो बड़े नेता हैं उनके चेहरे पे वोट दे दिया गया। माने जो जीतेंगे वो जीतने वाले के चेहरे पे तो वोट होगा नहीं, ये तो नितिन नवीन पे वोट होगा। ये तो मोदी जी के उस निर्णय के आधार पे बीजेपी को वोट होगा जिसमें नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये उस उम्मीदवार के चेहरे पे नहीं होगा। तो फिर वो उम्मीदवार और जनता के बीच जो कनेक्शन है, जो काम का जो व्यवहारिक कनेक्शन है, डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए यहाँ पर संभावनाएं दिख रही हैं। प्रशांत किशोर के लिए एक स्पेस है। अब एक राजनीति है, अब राजनीति में किस जो समीकरण है किस तरीके से बैठते हैं और प्रशांत किशोर किन समीकरणों पे काम करते हैं, इससे पता चलेगा। लेकिन ये भी है कि वहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार भी मैदान में आते हैं और उनके साथ मुस्लिम वोटर भी हैं, जिनकी जो 16% के आसपास है। यादव समाज भी हैं। यादव जो समाज है वो कायस्थ से थोड़ा ही कम है। वहाँ पे यादव भी हैं, अच्छी खासी संख्या में हैं। तो वो भी एक है। इसके बीच में प्रशांत किशोर को लाना है, यानी हर जाति में, हर वर्ग में अपनी पैठ जमानी पड़ेगी। अपनी पैठ जमानी पड़ेगी। यानी कि वाकई में दंगल काफी दिलचस्प होगा। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। देखिए, जेडीयू की चर्चा हमने कर दी, बीजेपी से भी कई नाम हैं जो खूब आगे चल रहे हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। क्या लगता है बीजेपी किस पर भरोसा कर सकती है? देखिए, एक बात तो तय है कि अभी तक बीजेपी किसी भी उम्मीदवार का नाम तय नहीं की है। मतलब
अंदर खाने में भी तय नहीं है। लेकिन खबर आ रही है कि लिस्ट पर लिस्ट तैयार हो रही है। नहीं, नामों पे चर्चाएं हो रही हैं, लिस्ट भेजी जा रही है, नाम हो रहे हैं। उनमें चूंकि वो नितिन नवीन का अपना सीट है, इसलिए उनसे पूछा भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन ही अपने मन से तय कर देंगे। हमने कई राज्यों में देखा है। मैंने छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता रहे बृजमोहन अग्रवाल, कभी नहीं हारने वाले, लगातार जीतने वाले। जब वो रायपुर दक्षिण सीट छोड़े तो उनके पसंद के अनुसार वहाँ पे टिकट नहीं दिया गया। बिहार में भी कई उदाहरण है, कई राज्यों में उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन जिसको चाह जाएंगे उसको टिकट मिल जाएगा। और कई नामों पर चर्चा है, और संयोग से इस वक्त कई तरह के राजनीतिक समीकरण भी दौड़ रहे हैं। नहीं, हम समझ नहीं पाए, इसको एकदम क्लियर। देखिए, राजनीतिक समीकरण का मतलब ये है कि एक दीपक प्रकाश का मामला जो है वो राजनीतिक तौर पे अटका हुआ है। अगर वो मंत्री हैं, उन्हें तो कहीं न किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, दो ही तरीके हैं बनने का। या तो बिहार में अगर हैं तो राज्यपाल उनको मनोनीत करें, और नहीं तो वो चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने के 3 तरीके हैं। एक, अपनी उनकी जो मां हैं स्नेहलता कुशवाहा, या उनके पार्टी के जो और भी विधायक हैं कोई इस्तीफा दे दे, चुनाव लड़ ले। या फिर यहाँ नवंबर में जो 4 सीटों पे ग्रेजुएट कोटे का एमएल सिलेक्शन होने वाला है, वहाँ जाएं। तो उन दोनों में रिस्क ये है कि उनके वोटर वो कहीं अगर खड़ा हों तो एनडीए का जो वोटर है, मतलब बीजेपी जदयू का, वो उनको वोट दे या नहीं दे। यहाँ क्रॉस वोटिंग भी तो बहुत होता है, तो वोट नहीं देगा, उसके जीत में चुनौती है। जो जीत सुरक्षित है वो 2 ही है। एक है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, और दूसरा जो रास्ता वो बांकीपुर से ही जाता है। दूसरा रास्ता दीपक प्रकाश के लिए बांकीपुर से होकर गुजरता है। जी, अगर वहां से टिकट उनको मिलता है तो जीत सकते हैं। लेकिन क्या बीजेपी देगी? वो तभी देगी जब जो कयास लगाया जा रहा है कि शर्त स्वीकार करेंगे। जी, हाँ, और वो पुरानी शर्त जिसके कारण वो राज्यसभा गए, विलय वाली जी, विलय वाली शर्त। ये विलय वाली वही शर्त है जिसके कारण राज्यसभा में बीजेपी अपने ही उम्मीदवार सुवेश राम को इलेक्शन लड़वा दी, एडी सिंह आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ, और उपेंद्र कुशवाहा को निर्विरोध सुरक्षित भेज दी। वो वही शर्त थी, अपनी पार्टी का विलय कर दें। अगर अपनी पार्टी का विलय करते हैं तो संभव है दीपक प्रकाश बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हो जाएं। लेकिन आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी राजी होंगे? पहले भी ठुकरा दिया था, इस बार भी ठुकराने वाली मूड में नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, उनके जो तेवर हैं वो विलय वाला तो है नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि वो पद के लिए पार्टी बर्बाद नहीं कर सकते। दरअसल कहा था बीजेपी के साथ हमारी विचारधारा देखिए, नहीं मिलती जी, बिल्कुल, वो जदयू के काफ़ी करीब हैं। जदयू को सींचने में, बनाने में मैंने मेहनत किया है। वो समता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं, समता पार्टी से जदयू में आए हैं। और दरअसल जब वो डील हो रही थी उस राज्यसभा जाने के लिए, और विलय वाली डील हो रही थी, जिसके बारे में सूचना है कि उन्होंने हामी भी भरी थी, उस वक्त इस बात की भनक किसी को नहीं थी कि स्वयं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देंगे और राज्यसभा जाएंगे। अब ऐसा हो जाने के बाद एक परिस्थिति तो बनती है कि बिना नीतीश जदयू का जनाधार कहाँ जाएगा। तो उस पे नजर उपेंद्र कुशवाहा का है। तो उनको लगता है कि अगर आने वाले समय में, और अभी आप ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू चाहती है अपनी दावेदारी पेश कर, बिल्कुल यही तो टसल है। जदयू चाहती है कि अब उनको कोई कमजोर न समझे। मतलब नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए लेकिन सक्रिय हमेशा बिहार में है। उसके बाद जदयू का जो डिमांड है, देखिए, बांकीपुर का डिमांड बीजेपी माने न माने एक अलग विषय है। और ऐसा भी है कि वो इस विषय पे जदयू बीजेपी में कोई बहुत करवाहट नहीं फैलेगी, या बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत अधिक टकराव हो जाए। लेकिन अपने आप में दावेदारी इसलिए भी किया गया है कि ये लगे कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉम्प्रोमाइज मोड में आ चुका है। मतलब वो जो संघर्ष है, हिस्सेदारी, दावेदारी के लिए जो संघर्ष है, वो जारी रहेगा। और इसी के लिए किया गया एक मैसेज ये भी देना कि ये कोई ये ना समझे कि हमारे जो शीर्ष के जो 2-4 नेता हैं, अगर वो प्रो बीजेपी हैं तो बीजेपी ही सब कुछ हैंडल कर देगी। ये सारे जो इमेज है, ऐसा करके कई सारे मैसेजेस देने की कोशिश बार बार जेडीयू कर रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।